नमस्कार सिनेमा हॉल के दोस्तों। आज हमारे साथ उजैर अमजद हैं जो हेलसिंकी में रहते हैं। मूलतः ये लाहौर के हैं, लाहौर पाकिस्तान के, और विजुअल आर्ट्स की पढ़ाई कर रहे हैं, विजुअल कल्चर की पढ़ाई कर रहे हैं, और साथ में एक फिल्म मेकर भी हैं। कुछ फिल्में बनाई हैं इन्होंने, कुछ फिल्मों की तैयारी चल रही है। उजैर, सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूँगा, आप अपना इंट्रोडक्शन कैसे देना चाहेंगे? मैं अक्सर खुद को आइडेंटिफाई करता हूँ एज एन इमेज मेकर प्राइमरीली, क्योंकि जो पहला मीडियम था जिसके थ्रू मैंने एक्सप्रेस किया अपने आप को, वो ज़ुबान से भी ज़्यादा इलस्ट्रेशंस थी, ड्राइंग्स थी। तो जी, मैं एक इमेज मेकर हूँ और ओरल जो स्टोरी टेलिंग की ट्रेडिशन है उससे मेरे काम बड़ा मुतासिर है। और तो ये दो जो असासे हैं ये इन्फॉर्म करते हैं मेरी प्रैक्टिस को। ओरल ट्रेडिशन से मतलब आपका फोक टेल्स, फोकलोर्स वगैरह हैं? जी बिल्कुल। जी जी। और वो फोकलोर्स कहाँ, पंजाब के, सिंध के, या किसी और इलाके के? पंजाब के, सिंध के, नॉर्थ के, जितने भी कल्चर्स का लाहौर में एक फुटहोल्ड हासिल करना पिछले 1000 सालों में, उन सब से ही इंस्पायर्ड था ये। और मतलब अभी कुछ अर्सा पहले ही मेरी वालदा से बात हो रही थी और हम ये सोच रहे थे कि लाहौर में लोग कहानी क्यों नहीं सुनाते हैं एक दूसरे को। तो वो कुछ बयान कर रही थी कि तारीख ऐसी है कि सिल्क रूट जब बना तो उस वक्त जो ट्रेडर्स थे वो अपना माल बेचने के लिए एक दूसरे को खरीदो फरोख्त के लिए वो कहानी सुनाया करते थे माल की। और उसके बाद क्योंकि सफ़र बहुत लंबा था उनका, तो वो जब कंपनी करते थे एक दूसरे को लंबे सफ़र पे, तो उस पर भी वो कहानी बहुत सुनाया करते थे। फिर जो सारा अमल है 1001 अरेबियन रातों का, लाहौर की जो एक नैरेटिव मेकिंग की प्रैक्टिस है उसके ऊपर, तो वो भी लिंक ही है सिल्क रूट से, क्योंकि उस वक्त के आसपास ही पॉपुलराइज हुआ अरेबियन नाइट्स का जो टेक्स्ट था वो भी। और फिर उससे इंस्पायर होकर मेरे ख्याल ट्रेडर्स ने अपनी कहानियाँ और वो बनाते गए, एक वो मेटा लेयर सी इख्तियार कर ली। जी। तो फोकलोर्स और फोक टेल्स में तो ज़्यादातर ये होता है कि बॉर्डर ट्रांसेंड करती हैं वो चीज़ें, या इधर से उधर जाएं, उधर से इधर आएं, उनका कोई पार्टीशन नहीं हो सकता है, कोई बॉर्डर नहीं हो सकता। तो इसका कितना ख्याल रखना पड़ता है कि आपके जो ख्याल हैं, आप जो सोच रहे हैं, वो कितना अपने मुल्क का हो, या बतौर आर्टिस्ट आप मुल्क की हद में रहना नहीं चाहते, कहीं ना कहीं एक आज़ादी चाहते हैं? किस तरीके से सोचते हैं आप? मेरा काम, जब मैं अपनी फिल्म की दुनिया इमेजिन करना शुरू करता हूँ, तो एक जो लैंडस्केप है, जो एक सिटीस्केप है, या कोई अगर अर्बन या रूरल एरियाज के अंदर भी जो प्रोटैगनिस्ट हो, अगर उसकी ट्रैजेक्टरी वहाँ जा रही हो, तो उनके जो कल्चरल एंकर्स हैं, जो उनकी कल्चरल स्पेसिफिसिटीज़ हैं, उससे तो डेफिनेटली इन्फॉर्म्ड है कहानी की साख्त, उसकी डायरेक्शन। मगर साथ ही साथ मेरे लिए ज़रूरी है कि ये जो कल्चरल एंकर्स हैं, इनके साथ एक इंसान का सेंटिमेंट किस तरह इंटरेक्ट करता है, और उस इंटरेक्शन के अंदर वो ट्रांसेंडेंस डेफिनेटली है कि जहाँ पे ठीक है कि एक हर जगह का, हर कल्चर का एक अपना स्ट्रक्चर है, और स्ट्रक्चर के अंदर ख़ास प्रोविजंस हैं। आप कुछ एक्शंस जो हैं वो पॉसिबल हैं, कुछ लिबर्टीज़ आप नहीं ले सकते, लेकिन जो सेंटिमेंटल लिबर्टीज़ हैं वो तो इंसान के पास हर जगह पे मौजूद हैं। एक बंद कमरे में भी मेरा ख्याल है उतनी ही आप इमोशनली खुद को एक्सप्रेस कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, जितना कि आप एक खुले आसमान के नीचे। और ख़ासकर हमने पहले फोकलोर की बात की और उसका जो इम्पैक्ट है मेरे काम के ऊपर, तो मैं जब किसी भी कल्चर में किसी के अंदर एक कहानी को एड्रेस करने की कोशिश करूं, तो मेरे नज़दीक सिर्फ बॉर्डर्स को क्रॉस करना ही ज़रूरी नहीं, लेकिन जो रेल्म्स की क्रॉसिंग है वो भी बड़ी ज़रूरी है। मुझे काफ़ी पसंद है कि जब अनसीन जो है वो मैनिफेस्ट करना शुरू करे, जब वो स्ट्रिंग्स पुल करना शुरू करे रियलिटी की।
आपने जो फिल्म बनाई है वो क्या है, उसके बारे में थोड़ा बताएं। मैंने भी 2 फिल्म्स बनाई हैं, 2 शॉर्ट फिल्म्स बनाई हैं और दोनों शॉर्ट फिल्म्स हेलसिंकी में ही बनाई थी और दोनों जो हैं वो मेरे अपने पर्सनल जो एक्सपीरियंसेस हैं उनसे इन्फॉर्म्ड हैं। जो पहली फिल्म थी वो एक न्यूज़पेपर डिलीवरी बॉय की के बारे में थी जो तालीम हासिल करने के लिए, मास्टर्स करने के लिए पाकिस्तान से हेलसिंकी आया हुआ है और फिर रात के वक्त में वो साथ में पेपर्स डिलीवर करता है। तो वो जो एक मेरा ख्याल है कि मुझे उस वक्त समझ आना शुरू हुई थी खुद भी जब मैं काम कर रहा था कि हेलसिंकी की जो वर्किंग क्लास है उसके अंदर कितने क्या टीयर्स मौजूद हैं, उसके अंदर भी एटमाइजेशन है। फिर जब इमिग्रेंट ये आपकी जाती जिंदगी से भी। जी बिल्कुल। ओके। तो इसके अंदर भी यही एक वो सोसाइटल कमेंट्री का जो एलिमेंट था वो मौजूद था और साथ में खासकर अपनी पोजीशन को सोसाइटी में अंडरस्टैंड करना थ्रू नैरेटिव मेकिंग, थ्रू स्टोरी टेलिंग। वो मतलब मेरी जो पहली फैसिनेशन फिल्म के साथ वो है ही कि मैं अपनी ज़िंदगी को समझ सकूं फिल्म बनाने के ज़रिए। और तो जी उस फिल्म में हम यही एक्सप्लोर कर रहे थे कि जो जब आप इतनी आइसोलेशन एक्सपीरियंस करें कि आप रात में काम कर रहे हैं जब हर कोई सो रहा है, तो फिर आप जो एक इनेट नीड है हर इंसान की कनेक्शन की, वो आप किस तरह से प्रोक्योर करते हैं। तो सिर्फ दरवाज़ों को कागजात देने से भी क्या आप अपनी वो जो एक ज़रूरत है। एक बार मैंने ऐसा एक सफ़र किया था। हमारे यहाँ जो मॉर्निंग एडिशन होता है अखबार के, तो शहरों में छपते हैं अखबार। तो लखनऊ से वो नेपाल के बॉर्डर तक जिप में अखबार लाद कर वो जा रहे थे और हर एक स्टॉप पे गिराते हुए जा रहे थे। कोई नहीं, एक बिजली का खंबा है, मालूम है उनको कि यहीं वो आएंगे अखबार लेने के लिए। अखबार का पुलिंदा वहां पे डाल दिया और चला गया। हमने कहा कोई चोरी नहीं करता। कहा सर इस धंधे में कोई चोरी नहीं होती है। लोगों को मालूम है कि ये उस डिस्ट्रीब्यूटर का है या उस हॉकर का है, तो कोई अखबार को टेस्ट नहीं करता। एक अखबार भी कोई चुराता नहीं है। लेकिन वो जो देखा मैंने रात के 12 बजे वो सफर शुरू हुआ, सुबह 5 बजे तक खत्म हुआ। उस 5 घंटे में वो अकेला ड्राइवर, और मैं चूंकि देखने गया था इसलिए ड्राइवर के साथ बैठा हुआ था। तो बहुत ऊंची आवाज में एक हिंदी फिल्मों के गाने लगाए हुए थे उसने, वो गाने जागने के लिए वो गाने सुन रहा था और किसी आदमी से मुलाकात नहीं। कोई जानवर तो खैर सड़कों पे मिल जाते हैं, लेकिन कहीं कुछ नहीं। और ये देखते हुए वो अजीब सा एक एक्सपीरियंस मेरा रहा है। खैर जी बिल्कुल। हाँ। और दूसरी फिल्म कौन सी थी? और दूसरी फिल्म थी दिस पासिंग समर। और मेरे ख्याल दोनों फिल्मों के अंदर जो एक 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 जो कनेक्शन है वो जो आप बात कर रहे थे अभी कि पूरा शहर खामोश है, और तो उस शहर के अंदर कौन सा नया शहर खुलता है, उस शहर के अंदर आपको कौन सा शहर नजर आना शुरू होता है। और वो जो शहर है वो फिर किसी हद तक आपका अपना शहर बनना शुरू हो जाता है, क्योंकि उस वक्त सिर्फ आप हैं और शहर है। तो ये क्वालिटी मुझे बड़ी फैसिनेट की है अपने इमिग्रेंट एक्सपीरियंस के बारे में। और इस फिल्म में मैं दूसरी फिल्म में मैं यही ज़्यादा डेप्थ में एक्सप्लोर करना चाह रहा था। दूसरी फिल्म के जो प्रोटैगनिस्ट हैं वो ग्रेजुएट कर रहे हैं। ये जो पहले कैरेक्टर थे उसी की एक्सटेंशन है एक तरह से। वो पढ़ाई कर रहे थे और ये अब ग्रेजुएट किए हैं, तो ये सोच रहे हैं कि मैं ग्रेजुएशन के बाद क्या करूं, क्या मैं वापस चले जाऊं अपने कंट्री ऑफ ऑरिजिन में, किसी और मुल्क में जाके अपॉर्चुनिटी तलाश करूं काम करने की, या मैं हेलसिंकी में रहूं। और यहाँ पे हेलसिंकी में जो समर का वक्त है वो आप भी एक्सपीरियंस कर चुके हैं। वो बड़ा उसके अंदर एक फैंटास्टिकल सा एलिमेंट है कि दिन नहीं ढलता। हाँ, पूरा वक्त दिन चल रहा है, 3 महीने का दिन है। तो उस दिन के अंदर वो जो एक्सपेंशन है टाइम की, वो क्या फैसिलिटेट करती है इन टर्म्स ऑफ इंटरेक्शन, इन टर्म्स ऑफ योर डायनामिक विद द सिटी एंड इट्स इनहैबिटेंट्स। क्या ड्यूरेशन है इन फिल्मों के? पहली फिल्म मेरी थी जी अंडर 15 मिनट्स, मेरे ख्याल है 14 मिनट्स एंड 30 सेकंड्स अराउंड दैट मार्क, और दूसरी फिल्म इज अराउंड 23 मिनट्स। ओके। और अभी क्या कर रहे हैं आप? अभी इस वक्त मैं अभी हमारी परसों जब बात हुई तो मैं हल्का सा मजाक सा कर रहा था आपके साथ कि मैं स्क्रिप्ट पेंटिंग कर रहा हूँ।
तो मैं शुरू में पिछले साल के पहले कुछ महीनों में लिखाई कर रहा था, लेकिन अब मैं इमेजेस बना रहा हूँ एक एग्जीबिशन के लिए, पेंट कर रहा हूँ, और मुझे लग रहा है कि ये दोनों प्रोजेक्ट्स जो हैं ये डेफिनेटली वो इंटरलिंक्ड हैं। ये कुछ स्टोरी बोर्ड जैसा हुआ, अ, उससे अलग, उससे थोड़ा अलग है। मुझे लग रहा है कि मैं पूरे सीन्स पेंट कर रहा हूँ, मतलब जैसे रे किया करते थे, शायद सत्यजीत रे करते बिल्कुल। थे, वो अपने फिल्मों के सीन्स पूरे क्रिएट कर ठीक लेते थे। ठीक ठीक, वो स्टोरी बोर्ड का ही एक हिस्सा भी माना जाता है सही। कि आप अपने एक्टर्स को, अपने टेक्नीशियंस को सारी चीज़ें बता सके, जिसमें कैमरा पोजीशन से लेकर के और तमाम चीज़ें भी होती हैं उसमें। जी मुझे अक्सर अपने जब मैं एक्टर्स के साथ काम करता हूँ तो हम कोशिश करते हैं कि हम अपनी एक जुबान बनाएं बात करने की। जी जी और मैं सोचा हूँ कि ये पेंटिंग शायद वो कर सकती हैं कि जिसके के अंदर ये एक वो सेंटिमेंट को कैप्चर करेंगी, ये उस वक्त की जो एक ज़ाइटगाइस्ट है उसको जो है वो बना देंगी, या मतलब कैनवस की सरफेस के अंदर अगर कोई और भी उसे देखेगा तो वो हमारा एक वो ट्रैम्पोलिन बन जाएगा ओके। कि उस पे हम जाके दोनों उस पे छलांग लगा सकते हैं और एक दूसरे को मिल सकते हैं हवा में, और जब नीचे आएंगे तो जी जी। तो फिल्मों से आपका साबका या राब्ता कैसे हुआ? फिल्मों से मेरा राब्ता, मैंने इसके बारे में काफ़ी सोचा है कि मैंने फिल्म क्यों बनाना शुरू की। एक तो डेफिनेटली जो जो इकोनॉमिक्स हैं ऑफ बीइंग एन आर्टिस्ट, दैट हैज़ प्लेड अ मेजर रोल इन मी delving into like moving image, क्योंकि एक तो वीडियो बनाना काफ़ी आसान हो चुका हुआ है अब के दौर में, और प्लस पेंट करना बहुत मुश्किल था, मीडियम ख़रीदना, फिर उसके लिए आपको एक स्टूडियो स्पेस चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वही जो हम लाहौर की बात कर रहे थे कि हमारे डे टू डे के अंदर स्टोरी टेलिंग का मादा बहुत मौजूद है, और कोई लोग उसको मजाक के ज़रिए एक्सप्रेस करते हैं, कुछ लोग इमेज मेकिंग के ज़रिए करते हैं एक्सप्रेस। तो मेरे पास वो इमेज मेकिंग जो थी वो बहुत शुरू से ही हम कर रहे थे, और मुझे ऐसा भी लगता है कि हम, क्योंकि मेरी फैमिली हिस्ट्री ऐसी कि हम बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर रहे थे शहरों के बीच में, तो कोई पहले मेरी ज़िंदगी के 30 सालों में हमने 32 घर तब्दील किए, ओह तो कभी वो मौका नहीं मिलता था हमें कि हम कोई बड़ी डीप दोस्तियां कायम कर सकें। तो फिर घर वालों का एक दूसरे को जो कहानी सुनाना था वो एक ज़रिया बन गया था कि हमारी जो वर्ल्ड है वो लिमिटेड ना रहे डोमेस्टिक स्पेस तक, बल्कि हम ज़रा हमारा ख्याल जो है वो एक्सपैंड करे। तो फैंटेसी के बारे में सुनना, और जिन इलाकों में रहे उनकी खुद से कहानियाँ बना लेना, तो वो मेरा ख्याल है वो उस ट्रेडिशन ने मेरी, फिर जब मैंने आगे पेंटिंग पढ़ी तो उसने उसे इन्फॉर्म किया। फिर जब हम पेंट कर रहे थे तो उस वक्त हमारे स्कूल में भी बड़ा एम्फेसिस था कि आप अपने काम के कॉन्सेप्ट को अगर आप नहीं बयान करना चाहते तो एटलीस्ट कहानी सुनाएं हमें अपने काम के बारे में। तो मेरा ख्याल है कि ये जो स्टोरी टेलिंग की प्रैक्टिस है ये हमेशा से मेरे साथ रही है। और फिर मैं एक्चुअली जब मैं फिनलैंड में आया तो मुझे नज़र आया कि यहाँ पे गेम इंडस्ट्री जो है वो बड़ी थ्राइव कर रही है। तो मैंने सोचा कि शायद मैं इमेजेस तो बना ही सकता हूँ, तो मैं गेम के लिए जो है वो कैरेक्टर्स डिज़ाइन करना शुरू करता हूँ। लेकिन जब मैंने गेम डिज़ाइन पढ़ना शुरू किया तो वहाँ पे नैरेटिव डिज़ाइन के कुछ कोर्सेज चल रहे थे, और वहाँ पे मुझे लगा कि शायद मेरा पोटेंशियल उस डायरेक्शन में ज़्यादा है। तो मैं बनाना एक एनिमेशन चाहता था, लेकिन मेरी इंटर्नशिप के दौरान मुझे एक स्क्रिप्ट राइटर मिले और उन्होंने और मैंने फैसला किया कि हम मिल के एक फिल्म लिखते हैं। क्या बात है। और उसी वक्त हेलसिंकी के अंदर एक फिल्म एकेडमी खुल रही थी, तो मैं और वो कुछ दोस्त इन्वॉल्व थे उस प्रोजेक्ट के अंदर। तो उन्होंने मुझे कहा कि आके हमारी हेल्प कर दो एक दिन। उनकी थोड़ी सी हेल्प की, उन्होंने पूछा तुम क्या करते हो, मैंने बताया कि मैं भी सोच रहा हूँ कुछ करने के बारे में फिल्म के साथ। उन्होंने कहा कि अप्लाई करके देखो हमारे पास, अगर तुम पसंद आए हमें तो हम तुम्हें बुला लेंगे। और फिर वहाँ से मेरा सिलसिला चालू। जी जी। तो फिल्में देखते रहे होंगे आप जरूर। जी। कहाँ की फिल्में, कौन सी फिल्में शुरुआती दौर में देखी आपने अपनी जवानी में और टीनेज में? ठीक ठीक। शुरुआत में तो वालिदैन के साथ बॉलीवुड बहुत ज़्यादा देखा, मतलब अर्ली 90s के अंदर। क्या करती हैं वालिदैन आपके? दोनों पढ़ाते हैं। अब्बा जो थे वो तो शुरू में मार्केटिंग का काम करते थे एक बिग फार्मा के साथ, जिसकी वजह से वो एक रीजनल मैनेजर थे, तो वो जब भी उनको हर साल में घूमना होता था। बिल्कुल, तो हम साथ साथ फिर पीछे पीछे।
और वालदा जो हैं वो एक प्योर एकेडमिशियन है, वो हमेशा से पढ़ा रही हैं। ओके। और अब मेरे अब्बू ने भी अपने लेट 50s में मेरा ख्याल है उन्होंने स्विच किया करियर, उन्होंने मार्केटिंग पढ़ाना शुरू कर दी। तो फिल्मों का माहौल था घर में? था बिल्कुल। मेरे वालिदैन को फिल्म से और म्यूज़िक से बहुत लगाव था। मेरे अब्बू बल्कि हारमोनियम बजाते थे। मेरी अम्मी कैलीग्राफर थी, तो उनको अमीन गुल जी एक पाकिस्तानी आर्टिस्ट हैं, उनका काम बड़ा पसंद था। और उस वक्त खैर पाकिस्तान में सेंसरशिप भी चल रही थी। ये वो पोस्ट सेंसरशिप जनरेशन है, पोस्ट डिक्टेटरशिप, बल्कि पोस्ट डिक्टेटरशिप भी नहीं, डिक्टेटरशिप के अंदर ये बड़े हुए मेरे वालिदैन। तो फिगर का इस्तेमाल पेंटिंग में काफ़ी हद तक मना था। तो उससे बहुत सारे आर्टिस्ट ने कैलीग्राफी उठा ली थी। म्यूज़िक पे बहुत रुझान था, कवाली, जिसके अंदर के ऐसे अल्फाज का, ऐसी शायरी का इस्तेमाल है कि आप बता नहीं सकते कि ये महबूब जो है ये खुदा है कि है या जी। तो इस माहौल में हम, इस बैकग्राउंड में हम बड़े हुए हैं। और ये घर से हमें जो था वो जो कल्चरल अंडरस्टैंडिंग थी, वो माहौल कुछ ऐसा था कि सब्सटेंस भी हो लेकिन सटलिटी के साथ, कि आप खुल के बयान नहीं कर सकते। बट एट द सेम टाइम वी वर आल्सो वाचिंग डिश टीवी हैड बिकम अ बिग फिनोमेना बैक इन। तो वीसीआर का जमाना जा चुका था जी। ओके। मैंने वीसीआर पे सिर्फ एक आध फिल्म देखी है। ओके। और मेरे ख्याल है एक शायद हॉलीवुड की फिल्म थी ब्लैक ब्यूटी, एक घोड़े के बारे में। तो वही फिल्म हम रिपीट पे देखा करते थे बार बार। और एक दफा तो हमने अपनी अम्मी अब्बू की जो शादी की टेप थी वो देखी ओवर राइट कर दी उसके ऊपर ब्लैक ब्यूटी के सीन के बीच में। तो शादी हो रही है और बीच में सीन आता है कि ब्लैक ब्यूटी भी दौड़ रही है बीच में। तो जी, तो अम्मी अब्बू की शादी की फिल्म बहुत देखी है। और साथ में और फिल्में कौन सी थी? हिंदुस्तान पाकिस्तान की फिल्में थी या अंग्रेजी फिल्में ज्यादा? अंग्रेजी फिल्में कम, इतनी ज़्यादा नहीं। लेकिन बॉलीवुड अम्मी अब्बू बहुत शौक से देखते थे। तो हम पहले भी बात की, मेरी अपनी जो फैसिनेशन है मधुबाला के साथ, वो उसी दौर से है कि जब घर पे हर वक्त जो है मुगल आजम चल रही है, और दिलीप कुमार को देखना। और फिर जल्दी जब डिश के बाद केबल टीवी आना शुरू हो गया, हम भी शहर बदले, तो उस वक्त हर वक्त रिपीट पे लेट 90s का बॉलीवुड चल रहा होता था। शाहरुख खान, सलमान खान, फिर नए एक्टर्स जॉन अब्राहम और ये सब। तो जो मेन स्ट्रीम बॉलीवुड है वो भी हमने क्या अच्छा लगता है बॉलीवुड में आपको या बुरा लगता है? बॉलीवुड में मुझे काफ़ी कुछ अच्छा लगता है। मुझे मतलब एक तो मुझे बॉलीवुड की पैलेट बहुत पसंद है, और एक वो कल्चरल क्लोजनेस जो है वो, और जिस तरह से वो मैनिफेस्ट करती है हमारे डे टू डे के अंदर। फिर मुझे याद है एक ज़माना था, लेट 90s की बात है, कि जिसमें हम सब वी वर ऑल इन लव, वी डिड नॉट हैव अ पार्टनर और अ लवर, बट वी वर वी वर ऑल लाइक रोमांटिक्स बिकॉज ऑफ बॉलीवुड। तो वो एक बड़ा स्पेशल एक्सपीरियंस था, एंड आई मीन the school that I went to was co-education is something that I experienced like later in my life. It was all boys, and so I remember like this like gang of 5 or 6 guys who are still under 18. They're all in love, and it's such a, I mean, it's in contrast to how Pakistani society or how a group of men is normally conceived or represented, because you'd be like, oh, they're young, there's that teenage angst, and they must be bullying each other, and there's a lot of like boys being boys, where everyone just wants to be rough and tough to one another. But there's also this to us, this softer side, which I think was the doing of Bollywood. कुछ पर्टिकुलर फिल्म्स याद हैं आपको बॉलीवुड की जो जिसका इम्प्रेशन लंबा गहरा हो? I would say actually Devdas is a film that I देवदास कौन, शाहरुख वाली? शाहरुख वाली देवदास। ओके जी, शाहरुख वाली देवदास। और मेरे ख्याल है जो लेट 90s का पीरियड था उसमें, क्योंकि इतनी फिल्म्स हर वक्त रिपीट पे चल रही होती थी, तो वी वर जस्ट लाइक
we had so many options, we were a bit too spoiled, तो हम खाली snippets के अंदर देखा करते थे films उसके बाद. और उसके बाद ज़्यादा शौक ये भी था कि हम खुद से हीरो बने अपनी फिल्म के. और उस वक्त फिर वो भी दौर आ गया था कि आपको सिर्फ जो गाने थे वो अलग से चल रहे होते थे MTV के ऊपर, या तो आप गाना सुन के भी खाली आपको एक फिल्म की जो थी वो आपने 4 गाने सुने तो आपको फिल्म की ट्रेजेक्ट्री पता चल गई. वो एंकर कर रहे होते हैं नैरेटिव को, और फर्स्ट एक्ट के अंदर ये गाना आएगा, सेकंड में ये. और तो लेकिन उसके अलावा मैंने बॉलीवुड दोबारा डिस्कवर किया है हेलसिंकी आके, क्योंकि मेरे कुछ दोस्तों को the die-hard Shah Rukh Khan fans. And with them I've also been able to, find a new appreciation for Shah Rukh Khan's work. पाकिस्तान की फिल्मों के बारे में क्या कहेंगे आप, जो आपने देखी या जो समझ पा रहे हैं, या अभी जो नया काम हो रहा है वहाँ पे? अब पाकिस्तान में अब दोबारा से जो इंडिपेंडेंट इंडस्ट्री है वो उठी है, दोबारा से वो काम कर रही है. मैं सिर्फ यही सोचता हूँ कि एक बड़ी खूबसूरत किताब है फिल्म के ऊपर, सिनेमा के ऊपर, हामिद अब्बासी की, जो इरानियन फिल्म क्रिटिक हैं. और तो वो लिखते हैं कि इरानियन सिनेमा जो है इसकी रूट्स कहाँ पे हैं. मतलब ओवर द इयर्स जब हुकूमत बदली उस वक्त किस किस्म की कल्चरल और आर्ट फॉर्म्स जो थी वो मौजूद थी हमारे इर्द गिर्द, कि जिसने कि सिनेमा को इंस्पायर किया. और ऑफ कोर्स मतलब जो पॉलिटी है मुल्क की वो भी आपकी जो फिल्म मेकिंग की कॉन्ट्रोवर्सीज को शेप करती है. अब तो मैं सोच रहा था कि पाकिस्तान में कैसी कल्चरल फॉर्म्स रही हैं और इस वक्त क्या हैं कि जो कि सिनेमा को इंस्पायर करते हैं. तो लेकिन अब इस वक्त क्योंकि लोगों का एक्सेस इतना बढ़ चुका हुआ है, आप बेशक आप पाकिस्तान में रह रहे हो, लेकिन आप मेंटली एटलीस्ट खुद को आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं थ्रू डिजिटल मीडिया, थ्रू योर एक्सपोजर टू आई डोंट नो लाइक ऑल द स्टफ दैट कम्स इन द ग्लोबल मार्केट. एंड तो कभी कभार मुझे ऐसा लगता है कि जो आई great appreciation for the filmmakers who are reviving cinema in Pakistan again, but I do feel that it's not reflective of to a certain degree it is, लेकिन कुछ हद तक वो जो एक्सपीरियंस की डेप्थ है उसे कैप्चर नहीं कर पाते. और उसकी वजह ये भी है कि जो फिल्म मेकर्स हैं शायद वो खुद उस एक्सपीरियंस से दूर है. नॉट टू से कि कोई फिल्म मेकर वो फिल्म नहीं बना सकता जो उसने खुद एक्सपीरियंस ना की हो, कहानी या कोई कैरेक्टर. लेकिन और इसके अंदर मेरा ख्याल है कि जो फंडिंग के जो इंस्टीट्यूशंस हैं जो आपको फाइनेंस कर रहे हैं उनका भी किसी हद तक they definitely have a say in the direction narrative ends up taking. And लेकिन at the same time I do know that there are people who are trying to make films without much money, and yeah, I mean they're doing phenomenal work. मतलब I also have a lot of time for just these short videos that pop up on Instagram, or because I do feel 90 seconds films. जी बिल्कुल. क्योंकि पाकिस्तान की सिनेमैटिक हिस्ट्री में इतने बड़े गैप्स हैं कि 70s के बाद एक खास किस्म का कंडासा कल्चर, पंजाबी जो सिनेमा था वो बना, जिसकी की बैकिंग थी फ्यूडल से, सारे फ्यूडल सिस्टम से. उसके बाद आपको ये एक बड़ा नवो किस्म का 2000s के अंदर बॉलीवुड इंस्पायर्ड आपको सिनेमा मिला कि जब इंडियन फिल्म आना बंद हुई तो उन्होंने कहा सिनेमा में हम इंडियन जैसी फिल्म चलाएंगे, तो उन्होंने बॉलीवुड ही बनाना. और अब इंडिपेंडेंट का राइज है. अब लोगों को समझ आना शुरू हुई है कि जो एक तो वो स्पेस भी खुली है क्योंकि पॉलिटिक्स मुल्क की ऐसी बदली है कि लोग आर्टिस्टिक लिबर्टीज और ले सकते हैं. तो लेकिन मुझे लगता है वो जो गैप्स हैं इतने ज़्यादा बीच में और लोगों का इतना मेजर एक्सपोजर नहीं है टू, I mean, Pakistan has never been able to. In my like humble opinion, I may be wrong, but I feel we've not been able to develop a cinematic discourse
जिसकी की वजह से अब लोग जो खुद ही छोटी छोटी रील्स बनाते हैं उसके अंदर आपको इतनी बेतहाशा नई जुबानें नजर आती हैं इमेज मेकिंग की, और वो उसके अंदर एक जो पोटेंशियल है उसका, वो स्काई इज द लिमिट वाली बात है, क्योंकि इट्स नॉट इन्फॉर्म्ड बाय समवन whose filmmaking sensibilities may be informed by Italian neorealism or like Hollywood or like 80s Bollywood. तो इसके अंदर एक रूटेडनेस है, हर कोई अपना सिनेमा बना रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारा इंडिपेंडेंट सिनेमा भी अगर थोड़ा सा टैप इन करे into that zone, which is more embodied, which is more I'd say more localized, it's more situated. तो फिर वो I feel that would definitely, they'll do justice to the films, the stories that they want to tell. जी, ये मेरा नहीं बहुत ही अच्छा। छोटा सा ख्याल। चलिए, छोटी बातचीत थी हमारी, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने वक्त निकाला और हमसे बातचीत की। और मेरे वीडियोस 2% ही पाकिस्तान में देखे जाते हैं, लेकिन देखे जाते हैं। तो मुझे लगता है कि शायद आपकी बात वहाँ भी पहुँचेगी, और बाकी हिंदुस्तान में तो लोग देखेंगे ही। चलिए, तो मैं एक अदना सा इंसान हूँ। अरे नहीं, तो लेकिन जरूर मतलब हम तो उम्मीद करेंगे कि आपकी एक फुल लेंथ फीचर फिल्म आए और हम इसे देखें और याद करें कि अरे उजैर से तो हम मिल चुके हैं। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।